तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, लगभग सभी चैप्टर के हम कर लेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ? तो ये हुआ था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। दूसरा है हमारे पास, इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग 18वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वाधिक प्रभुत्वशाली था? तो ये था हमारा कुलीन वर्ग। कौन सा? कुलीन वर्ग। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि यहाँ पर पूछी जा रही है। तो वियना की जो संधि थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो इसके जो चार ऑप्शन है वो हैं पेरिस की संधि, वारसाई की संधि, वियना की संधि या कुस्तुनतुनिया की संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कुस्तुनतुनिया की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से ये किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? दोस्तों क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसटी सामाजिक विज्ञान के लिए ध्यान से देखना। तो ऑप्शन है मैटरनिक का कथन है ये, या कावूर का है, या बिस्मार्क का है, या मैथ्सिनी का है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैटरनिक ने ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस वर्ष में सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था? 1815 ईस्वी, 1848 ईस्वी? तो बी करेक्ट है ना, 1848 ईस्वी में सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था। जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक जर्मेनिया था। जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन था? जर्मेनिया था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1871 में। 1871 में जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। ऑप्शन ए है इसका, वो करेक्ट होगा। कावूर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावूर, मैजनी और गैरीबाल्डी का किस देश के एकीकरण में योगदान था? तो इन सभी का, कावूर, मैजनी और गैरीबाल्डी का इटली के एकीकरण में योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से किस वर्ष इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन नामक एक समझौता हुआ था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो ये हुआ था समझौता 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इस नारी रूपक का नाम क्या था? तो इस नारी रूपक का जो नाम था वो था मारियन। क्या था? मारियन। ठीक है, सभी एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। पहला चैप्टर जो था वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके हमने सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। चलिए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत में राष्ट्रवाद नाम का जो चैप्टर है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th। तो पहला प्रश्न इससे है, भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है उससे है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? तो गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था? तो ये था रॉलेट एक्ट के तहत राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए
2 साल तक जेल में रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है, घा वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कि पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर का पहला वाला इसका करेक्ट है। लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? तो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, खा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए दलित एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो ये दलित एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1930 में। घा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर में आप देख सकते हैं। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी द्वारा 1921 में बनाए गए स्वराज ध्वज के बीच कौन सा प्रतीक बनाया गया था? तो स्वराज ध्वज जो कि 1921 में गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, उसमें जो बीच में जो प्रतीक था वो था चरखा। ठीक है, ध्यान रखना। अबींद्रनाथ टैगोर ने अपनी पेंटिंग में किसका चित्र बनाया था? तो उन्होंने जो चित्र बनाया था अबींद्रनाथ टैगोर ने, वो बनाया था भारत माता का। चलते अपने 3rd चैप्टर पर और वहां के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं। जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और ये जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज यानी कि अर्थशास्त्र में आ जाता है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो चीन और भारत 18वीं शताब्दी तक संसार के सबसे धनी देश माने जाते थे। ऑप्शन नंबर गा वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विनिमय के 3 तरह के प्रवाहों में पहला प्रवाह किसका होता है? तो पहला प्रवाह होता है व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई थी उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉर्न लॉ। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती के लिए कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? तो कैनाल कॉलोनी जो कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती के लिए तैयार की गई थी, वो किया गया था पंजाब में। ऑप्शन नंबर गा वाला करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? तो ये था अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी वाला खा वाला करेक्ट है। बर्लिन का समझौता कब हुआ? बर्लिन का समझौता हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर खा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से अफ्रीका में फैलने से क्या हुआ था? अधिकांश जंतुओं की मृत्यु हो गई थी। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1914 से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? तो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। ये जो पूरे कारण लिखे हुए हैं इनके कारण क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। पहला ऑप्शन सही है का वाला। अगला प्रश्न है हमारे पास 3rd चैप्टर का, युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कर निर्माता की वृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? तो हेनरी फोर्ड की वृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा था। युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को
की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थर्ड चैप्टर के। चलते अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। जो फोर्थ चैप्टर है हमारा वो है औद्योगिकरण का युग। चलते हैं, देखते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मशीन व तकनीकी का महिमा मंडन करते दूसरे चित्र में किसे दिखाया गया। तो ये चित्र जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, तो चित्र वहां पर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा बिना चित्र देखे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आदि औद्योगिकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए विशाल स्तर पर होने वाला उत्पादन होता था। तो आदि औद्योगिकरण युग के युग में, यानी कि जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो उसके पिछले समय में वो उत्पादन जो होता था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए, वो कहाँ होता था, वो घरों में होता था। ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए। तो ये इंग्लैंड में खोले गए थे, वहीं पर औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ था। ठीक है, अगला है 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया। तो ये माना गया था कपास को। 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया था, कपास को। दोस्तों ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े कठिन जरूर हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। तो ये रखी थी रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा रखी गई थी सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो ये सूरत बंदरगाह के द्वारा जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, कंपनी के द्वारा एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमाश्ता की नियुक्ति की बुनकरों पर निगरानी के लिए की गई थी, या माल को इकट्ठा करने के लिए की गई थी, या कपड़ों की गुणवत्ता जांचने हेतु। उपर्युक्त सभी कारणों से वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में गुमाश्ता की नियुक्ति की गई थी। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा गुमाश्ता क्या होते हैं। बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1854 में। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1885 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई। ये लगाई गई थी बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे जाने वाले जॉबर के बारे में क्या असत्य है। तो वह लोगों को काम के लिए लाता था, सही बात है ये। वह कोई विश्वसनीय कर्मचारी होता था, ये भी सही है। वह उद्योगपतियों के घराने का ही होता था, ये गलत है। और वह काम दिलाने के बदले में तोहफों की मांग करता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर गा जो है वो गलत है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने माल की ओर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका क्या है। तो ये है विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ये होता है कि अपने माल की ओर उपभोक्ताओं या ग्राहकों को आकर्षित करने का ये प्रभावपूर्ण तरीका होता है विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैनचेस्टर के उद्योगपति अपने कपड़ों के बंडलों पर क्या लगाकर उन्हें बेचते थे। तो वो अपने कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाकर बेचा करते थे। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट है। चलो, पांचवा जो चैप्टर है वो है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आता है दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति के अंतर्गत। पांचवें चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है। तो ये डायमंड सूत्र नाम की जो पुस्तक है वो सबसे प्राचीन पुस्तक है जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर हम समझते हैं या हम जानते हैं कि धर्म सुधारक थे। समाज सुधारक नहीं थे, शासक नहीं थे, वैज्ञानिक भी नहीं थे, धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोथीक ब्लू नामक सस्ते कागज पर छापे जाने वाली छोटे आकार की पुस्तकों का चलन किस देश में था। तो ये था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में छोटे आकार की पुस्तकें चलती थीं जिनको बिब्लियोथीक ब्लू नामक सस्ते कागज पर छापा जाता था। अगला क्वेश्चन है, लुई सेबेस्तिये मर्सिये थे, कौन थे, उपन्यासकार थे। ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, योहान गुटेनबर्ग की नई प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का मॉडल कौन सी मशीन बनी। तो ये थी जैतून पेरने की मशीन, गुटेनबर्ग की नई प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का मॉडल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई। तो ये आई थी इटली से। ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा वाला करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 19वीं शताब्दी के मध्य न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑफसेट प्रेस का आविष्कार किया था रिचर्ड एम हो ने। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिचर्ड एम हो के पास निम्नलिखित में से किस आकार की प्रिंटिंग प्रेस थी? तो ये जो इनके पास प्रेस थी वो कैसी थी? वो सिलेंड्रिकल शेप यानी कि बेलनाकार प्रकार की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? तो ये आई थी 16वीं शताब्दी में। अगला है, बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था या संपादन किया गया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस सामाजिक प्रथा पर आधारित है? तो ये है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गुलामगिरी जो है वो जाति प्रथा पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट है, केसरी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 में कैद कर लिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को केसरी नामक पत्रिका के संपादन के लिए 1908 में कैद कर लिया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम भूगोल के सभी ऑलमोस्ट क्लियर कर लेंगे बहुविकल्पी। एक वीडियो देख लो तो बहुविकल्पी का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।